थैंक यू ज़िया साहब। थैंक यू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, पहले तो बात यह है कि आपने असम्बली के 3 साल पूरे होने पर हम सबको मुबारकबाद दिया, लेकिन हमें बज़ात खुद बड़ी शर्मिंदगी होती है इन 3 सालों में। बलूचिस्तान के अवाम के जो तकलीफ़ और मुश्किलात है वो 3 सालों में उनका इजाफा हुआ है, कमी नहीं हुई है। मुबारकबाद हम उस वक्त वसूल करते कि जब बलूचिस्तान असम्बली के फ्लोर से बोली जाने वाली हमारे इन तमाम अरकान असम्बली की मुदल्लल बातें, करारदादें, तहरीक इल्तिवा, तवज्जो दिलाव नोटिस, सवाल व जवाब या बजट के बाद की तकारीर की बुनियाद पर हुकूमत बलूचिस्तान में कोई मुस्बत तब्दीली ले आता, इज्तिमाई मामलात को समझने की कोशिश करते, बलूचिस्तान के मामलात में बेहतरी आती, अस्पतालों बेहतर होते, स्कूल बेहतर होते, बेरोज़गारी का खात्मा होता, पानी लोगों को पीने का साफ पानी फराम हो जाता। जिस तरह आपने कहा आवारान, इसमें कोई शक नहीं पाकिस्तान का पसमानदा तरीन खित्ता है। अगर उसका मैं कहता हूँ कि आवारान या 2-4 और डिस्ट्रिक्ट बलूचिस्तान में हैं जिनको अगर मैं कहूँ कि ये मरीख हैं, अभी तक दुनिया में इनको कभी ऐसे लगता है कि दरियाफ्त ही नहीं हुए, वहाँ के लोगों के इंसानों की सूरत-ए-हाल देख के अब वाशुक जाएँ, खरान के कुछ इलाकों में जाएँ, मूसा खेल जाएँ, डेरा बुगटी के कुछ इलाके में, कोलू में, बलूचिस्तान के तो अक्सर डिस्ट्रिक्ट में लोगों ने अभी तक बिजली की तारें नहीं देखी, पाइप नहीं देखा उसमें से पानी कैसी आती है, उन्होंने स्कूल के बिल्डिंग तक नहीं देखे, उन्होंने किताब आप नहीं लगाए, पाकिस्तान और दुनिया के किसी और मुल्क के झंडे में उनको तफरीक नहीं कर सकते। बलूचिस्तान में ऐसे भी इलाके हैं। अफसोस होता है कि 3 साल हमने यहाँ पर मुकम्मल किए। मैं अल्फिया आपको कहता हूँ, मैं बजाते खुद रुकने असम्बली अपने अवाम के साथ हमने जो वादे किए 3 साल में बलूचिस्तान को जिस रूबज़वाल तरीके से हम देख रहे हैं, हम इन 3 सालों पे हमें अफसोस होता है। और बिलखुसूस इस ईवान के, इस पटे पुराने कालीन, इसमें ये टूटे फूटे माइकें, इसका जो इंतज़ाम है, इंसराम है, और पर्टिकुलरली क्योंकि आप कस्टोडियन हैं इस असम्बली के, आपने वो कमेटी बनाई, मैं उस कमेटी का मेंबर था। जब हुकूमत ने पहली दफ़ा इसके लिए रकम मंजूर की, इसमें 2 जगह पर 3 जगह पर गलतियाँ हुई हैं। पहली गलती तो ये जनाब वाला, जब ये पैसे उस कमेटी का मेंबर बुशरा रिंद साहब भी, हम जी हाँ, वो बुशरा रिंद साहिबा भी थी जनाब वाला। 3 साल पहले की बात है ना? 3 साल। मैं अभी आता हूँ, देखें जब उस वक्त शायद हुकूमत ने लैतुलाल से काम नहीं लिया, शुरू में कुछ अरसे बाद उन्होंने फंड्स तो एलोकेट किए इसके लिए, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, 25-30 करोड़ रुपए थे रिवैम्पिंग और अपग्रेडेशन का। ये तहरीक भी लाया था मैं कि पहले साल कि जब मैंने पहली तकरीर की, मैं अल्फिया कहता हूं कि दुनिया में मैं इस असम्बली को एक मॉडर्न असम्बली हम देखना चाहते थे। बलूचिस्तान का जो कहते हैं ना इमर्जिंग बलूचिस्तान, बलूचिस्तान का खूबसूरत रुख, एक अच्छा शिकल जो दिखाना चाहते हैं, आप उसकी असम्बली से दिखाते हैं, आप उसकी सड़कों से दिखाते हैं, आप उसके सेक्रेटरीट से दिखाते हैं, आप उसके हॉस्पिटल से दिखाते हैं, आप उसके स्कूलों से दिखाते हैं। बलूचिस्तान की खूबसूरती जो है वो पार्कों से नहीं आती। एक दफ़ा अस्पतालों में जो हैं लोग, मरीज जो हैं, वो लाशें, बदबूदार लाशें पड़ी होती हैं, जहाँ पर वहाँ पर मुर्दा खाना जिसे कहा जाता है, वहाँ पर एग्जास्ट का एक फैन ना हो, वहाँ पर 15-15 दिन में अगर आप बाहर 5 मुनाल रेस्टोरेंट बना रहे हैं, बलूचिस्तान की खूबसूरती नहीं आएगी। जब आपकी इस असम्बली की बातें, जब आपकी असम्बली का रुख, जब असम्बली से बाहर आने वाले लोग देखते हैं, अभी भी करून वस्ता के वक्त में जिस तरह की असम्बली है, इससे तो पहले रोम के ज़माने में जो सेनेट होता था, ग्रीक्स का, यूनानियों का, रोमन का, उसकी सिटिंग, उसका बैठना, उसका कंडक्ट, वो इससे जनाब वाला आज से 1500 साल पहले बेहतर लगता था। मैं ये कहूँगा उसमें 2 गलतियाँ हुई हैं, अगर हमने गलतियों से सबक सीखना है। अव्वल तो ये है, खैर वो 3 साल में हुकूमत शायद ये 2 साल भी बलूचिस्तान को अवाम का गला दबाने में ही गुजारेगा। इस हुकूमत ने फैसला किया गला दबाओ, आवाज़ दबाओ, लोगों का खून निचोड़ो, खून चूसो। बलूचिस्तान के अवाम के जिसमें थोड़ा सा खून था वो तो पहले ख़त्म हो गया, जो उनके जिस्म में छोटा सा पानी भी रह गया, इनके जिस्म का वो पानी भी इनसे निकाल दो, ताकि यहाँ पर आपको जो है मुर्दा जिंदा लाशें नजर आएं और कुछ ना आए। ये आप हर जगह पर देख रहे हैं। गलती कहाँ पर हुई? जब ये पैसे उस वक्त पहली दफ़ा रिलीज हुए, मैं इसमें आपकी सेक्रेटरीट को भी, चाहे इससे पहले सेक्रेटरी साहब थे या आपके भी इंतजामिया, और हमसे बहुत बड़ी गलती हुई है। और मैं पर्टिकुलरली इसलिए कि मैं मुसलसल इसमें राब्ते में था, मैं हर वक्त कहता था गलती कहाँ है। मैं कागजात को खुद दफातर में ले जाने में मैंने किरदार अदा किया, क्योंकि जब एक कमिटमेंट हमने किए थे, ये मेरा सबसे बड़ा मसला होता है कि जब हम कोई बात करते हैं, आई ट्राई माई सेल्फ कि लेवल बेस्ट के हम उसको फुलफिल करें। जनाब वाला जब पैसे आए, मैंने पहले दिन सेक्रेटरीट को कहा कि आप अगर इसको सिविल सेक्रेटरीट में ब्यूरोक्रेट्स के हाथ में कि जी आप इंप्लीमेंट करें, वहाँ पर कमीशन का झगड़ा होता है, वहाँ पर इख्तियार का झगड़ा होता है, वहाँ पर कमेटियों का झगड़ा होता है, वहाँ PND का झगड़ा होता है। तो इसमें
ہم نے جناب سیکرٹری صاحب اس میں میں آپ کو ویسے بھی میں آ رہا ہوں اس پہ سر سیٹ اپ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، نہ نہیں ہم میں ان نے چیزوں کو دیکھیں جب ڈپارٹمنٹ کنسرن ہے تو اسی اگر آپ اپنے گھر کی ملکیت نہیں کرتے، اگر آپ اپنے گھر کے مالک نہیں ہیں، آپ کو 25 کروڑ روپے دیے تھے، اگر آپ خرچ نہیں کر سکتے، آپ کسی اور کو کہتے ہیں میرے گھر کے لیے خرچہ کرو، تو جناب والا آپ کے گھر میں آٹا نہیں آپ کے گھر میں نہیں آٹا اس میں یہ ہے کہ میں ابھی ہمارے سر پاس کوئی انجینئر نہیں ہے، بتاؤں گا نہ ہم اس کو ٹینڈر کر سکتے تھے، یہ کنسرن ڈپارٹمنٹ ہیں آلریڈی اسمبلی کے جو بھی اونچ نیچ ہوتا ہے وہ سی این ڈبلیو ڈپارٹمنٹ ہی کرتا ہے. میری بات سنیں، ہمارے اس میں ہمارے کوئی انجینئر نہیں ہے، ہمارے یہاں پہ صرف ریکارڈ رکھتے ہیں. مجھے اس بات کا علم ہے، اگر آپ مجھے 2 منٹ سنیں گے، جہاں سے ہم سے غلطی ہوئی، دیکھیں ہم نے اب درستگی کرنی ہے، اگر آپ کو شاید دوبارہ پیسے مل بھی جائیں نہیں، ہم ان چیزوں میں پڑھنا ہی نہیں چاہتے کیونکہ بہت اس میں جناب اسپیکر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر جو بھی آپ اس کی کمیٹی کا اجلاس آج بلا لیں، آج تھوڑی دیر کے بعد جب یہ ہماری قراردادیں وغیرہ ختم ہو جائیں گی، لیکن وہ اسکیم ہی نکال دی ہے نا آپ کا، میں کوئی اسکیم نکال دیں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ایوان آپ کی بہت بڑی طاقتور پوزیشن ہے. 25 کروڑ کیا آپ ان کے 25 ارب لا سکتے ہیں؟ آپ اگر آج استعفیٰ دے دیں، جس طرح آپ کہتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے آپ کا حلقہ جو ہے وہ متاثر ہے، آپ کی وجہ سے اسمبلی متاثر ہے، میں مثال کے طور پر گورنمنٹ بنا لیں، آپ کی آئینی پوزیشن اور قانونی پوزیشن اتنی مضبوط ہے، آپ ان کی بنیادیں لا سکتے ہیں. یہ اگر انہوں نے کوئی گورنمنٹ میں بدنیتی تھی، میں سمجھتا ہوں کہ ہم بیٹھے ہیں، اس کو ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے اس کو دہرائیں نہیں، اور اس کو ایک جو تحریک اس اسمبلی نے پاس کی تھی، میں چاہتا ہوں کم از کم ہمارے وقت میں ہم ایک ڈیجیٹل اسمبلی اپنے آنے والے ممبران کو دیں. پتہ نہیں اس میں ہم ہو نہ ہو، میں اس بات کی نہیں، لیکن کم از کم جناب اسپیکر ابھی ہمارے کام نہیں ہے لیکن اگلے والوں کے کام آ جائیں. آگے والے دوسری یہ بات ختم کرتا ہوں جناب والا. ایک اور سب سے بڑا افسوس مجھے 1 سال پہلے 13 اگست کو 1 سال پہلے ہم نے ایک چھوٹا سا موشن اور قرارداد یہاں پہ منظور کروایا تھا. آوران کی طرح ایک اور ضلع ہے جس کا نام واشک ہے. واشک میں ایک علاقہ ہے جو تحصیل اس کو کہتے ہیں بیسیما، اس کے اندر ایک چھوٹا سا علاقہ ہے یونین کونسل جس کو کہتے ہیں ساجد. جس طرح آوران میں زلزلہ آیا، ساجد میں جناب والا کل رات میں 4 بجے وہاں سے آ رہا ہوں. ساجد میں بچے مائیں نکلی سڑکوں پہ، کہتا ہے ثنا صاحب ہم دعا کرتے ہیں خدا کرے کہ ساراکین اسمبلیوں کے بچے بھی اس طرح سڑک پر درپدر پہ رہیں. یہ ان کی اس ماں کی، اس بچوں کی، ان نوجوانوں کی بدوائیں تھے جب سے سڑک سے گزرا. 1 سال پہلے یہاں پر قرارداد پاس کی، 25 کروڑ روپے جا کے اسیسمنٹ ہوئی، ڈپٹی کمشنر نے، پی ڈی ایم میں نے، سارے کچھ منظور ہو گئے. وہ فائل آج تک دستخط نہیں ہوا رہا. لوگ دوبارہ ایک سردی آ گئی، ایک سردی پچھلی انہوں نے گزار دی جس سے نمونیا کے باعث ان کے 450 بچے ہلاک ہو گئے. اگر یہ کوئی اور ملک ہوتا جناب والا، یہاں ایف آئی آر ہوتا یہاں پر حکومت کے خلاف، وہ بچے نمونیا اور سردی سے مر گئے. اب دوسری میری بات سنیں سر، دوسری سردی آنے والی ہے. ایک فائل پڑا ہوا ہے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں، ہماری ساری فائلیں دستخط نہیں ہوتی، ہماری اسکیمیں نکل جاتی ہیں. ہاتھ جوڑتا ہوں کم از کم ان بچوں کے لیے جو اس وقت سردی میں، آنے والی سردی میں 500-600 اور مریں گے، ان کے لیے، خدا کے لیے. کورونا کی مد میں تو اربوں روپے پہ میرے دوست ہم سے ناراض ہیں کہ ہم نے سوال غلط پیش کیا ہے. اسی لیے تو میں کہہ رہا تھا کہ ضیاء بھائی آپ میرے چھوٹے بھائی ہو، انہوں نے آپ کے ادارے نے اگر غلط معلومات فراہم کی ہیں، لے آئیں اس کو کمیٹی میں، اسکروٹنی کرتے ہیں ایک ایک لفظ کی. اگر ٹھیک ہے آپ کا محکمہ صحیح ہے، ہم غلط ہیں، نہیں اگر آپ لے آتے اس کو، آپ اس کو کمیٹی میں لے آئیں. اتنا بڑا پلندہ ہے، چاکلیٹ ہے، وہ اس دن میٹنگ ہوا اور علاقے کا ایم پی بھی اس میں تھا. جی سنابلو صاحب. جناب اسپیکر، میں آپ کو ایک گزارش کرتا ہوں کہ ساجد کے حوالے سے ابھی فوری طور پر ایک رولنگ دے دیں کہ اگر 1 سال سے پی ڈی ایم نے اسیسمنٹ کی ہے، ڈپٹی کمشنر نے کیا ہے، اگر وہ نہیں ہوتے، میں نے آپ کو بتا دیا، ہم نے ویسے ہی اعلان کر دیا ہے 15 دن کے اندر اگر ان کو دیا نہیں جاتا. سی پیک روڈ بلوچستان نیشنل پارٹی کے تمام دوستوں نے فیصلہ کیا ہے، دیگر جماعتوں کے ساتھ مل کر ہم اس کو، لیکن یہ جو ہے ساجد کے لوگوں کا حق، ٹھیک ہے، اگر جناب والا یہ اسمبلی 3 سال کے بعد. تھینک یو سنابلو صاحب، شکریہ جی، بڑی مہربانی ہے آپ نے بات کی. میرا جو قرارداد ہے، ارگا کے بلوچستان کے عوامی سیاسی قائدین، طلباء، صحافی و بالخصوص وکلا برادری نے آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ناقابل فراموش قربانیاں دی ہیں. مورخہ 8 اگست 2016 کو بلوچستان کے وکلا برادری پر ایک بزدلانہ حملہ کیا گیا، جس کے نتیجے میں صوبے کے 57 ممتاز اور مائناز سینئر وکلا کو شہید کیا گیا. وکلا کے اس اجتماعی قتل عام کے خلاف بلوچستان ہائی کورٹ نے
कमीशन कायम किया, ये इसमें गलती हो गई है। ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन कायम किया था। सुप्रीम कोर्ट ने? जी हाँ, ये दुरुस्त कर लें। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने एक कमीशन कायम किया जिसने इस कौमी साने के तमाम पहलुओं का बगौर जायजा लेकर इससे मुतल्लिक अहम सिफारिशात मुरतब की। इसको बलूचिस्तान हाई कोर्ट की जगह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का लिहाजा ये ईवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है कि वो इन सिफारिशात पर, यानी कमीशन की सिफारिशात पर मन व अन अमल दरामद को सूबाई और वफाकी सतह पर बिला तातुल यकीनी बनाने के लिए इकदाम करें। शुक्रिया जनाब। करारदाद नंबर 118 पेश हुई। मौरिक अपनी करारदाद नंबर 118 की मौजूनियत की वजाहत फरमाएंगे। शुक्रिया जनाब स्पीकर। आज वैसे भी अगस्त का महीना बलूचिस्तान के लिए बहुत ही तकलीफ और मुश्किलात का बायस बनता है। अगस्त का कोई भी ऐसा दिन नहीं जो बलूचिस्तान के लोगों में आंसू, हाय, सिसकिया और दुख का बायस न बना हो। बिलखुसूस जब 8 अगस्त 2016 का जो दो वाक़यात हुए, जिसमें पहले वकला, एक सीनियर वकला बिलाल कासी साहब को शहीद किया गया, तो उसके जस्ते खाकिया अस्पताल में जो रखा हुआ था, उसको देखने के लिए वकला बरादरी के तमाम सीनियर वकला बलूचिस्तान के, जो बलूचिस्तान के अनमोल कानून और आइन के मामलात को समझने वाले नगीने थे या माहिरीन थे, वो सिविल हॉस्पिटल पहुँचे। सिविल अस्पताल पहुँचने के बाद, इतने बड़े साने के बाद, जब हुकूमत और हुकूमती इदारों को इसका इल्म था, होना तो ये चाहिए था कि हॉस्पिटल्स, वो किसी भी दुनिया के तमाम ममालिक में हॉस्पिटल्स को, मसाजिद को, मदरसों को, स्कूल्स को, यूनिवर्सिटीज़ को वो दुनिया का सबसे पुरअमन, सबसे महफूज जगह समझा जाता है। लेकिन वहाँ अस्पताल में जान बचाने की बजाय 8 अगस्त 2016 को 57 और वकला की जानें एक बम धमाके में ले ली गई। इसमें 4-5 और भी मासूम बेगुनाह शहरी वहाँ पर शहीद हुए, जिनकी कुल तादाद जनाबे वाला 64 बनती है। मैं ये समझता हूँ कि ये सिर्फ 64 जिंदगियाँ नहीं थी जनाबे वाला। इन सब के आप जब कभी, मैं 8 अगस्त को 2 फंक्शंस में गया। एक बाज मोहम्मद काकड़, हमारे मरूम दोस्त, सीनियर वकील, बलूचिस्तान के नामवर वकील, उनके भाई जो डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने वहाँ पर एक प्रोग्राम तरतीब दिया था उनके याद में। तो वहाँ पर जो तस्वीरें लगी हुई थी, मैं देख रहा था, तो हर तस्वीर एक तारीख है। वो 64 तस्वीर जब मैंने देखी, तो उसमें से एवरेज अगर आप उनके उम्र का अंदाज़ा लगाएं तो 50 से 55 साल की उम्र में थे। तो जब मैंने कहा कि ये 50-55 साल एक शख्स का उम्र, और किसी भी जगह पर ह्यूमन कॉस्ट, उसका फाइनेंशियल कॉस्ट, उसका इकोनॉमिक कॉस्ट, सोशल कॉस्ट लोग हमेशा कैलकुलेट करते हैं, हमारी सोसाइटी में तो नहीं किया जाता। तो जनाबे वाला जब 64 को मैंने 50 साल के हवाले से ज़रब दिया, तो आप अंदाज़ा करें, एक शॉकिंग सी रियलिटी मेरे सामने आई। और आप भी कि ये बलूचिस्तान के 3200 साल बनते हैं। यानी इन 64 अफराद की ज़िंदगियाँ इज्तिमाई तौर पर बलूचिस्तान का 3200 साल बनते हैं। ये 3200 साल की मेहनत, माहों की मेहनत, उनके वालिदैन की मेहनत, उनके असातिज़ा की मेहनत, इन इदारों में उनकी शब रोज़ की प्रैक्टिस, धूप में, छाहों में, जाड़े में, सैलाब में, परेशानियों में, गुर्बत में, पता नहीं फाके में जिस तरह की उन्होंने तालीम हासिल की होगी इन वकला ने। ये 64 बलूचिस्तान के जो हमारे मायानाज वकील थे, इनमें 57 वकला और बाकी उनके कुछ स्टाफ के लोग, ये 3200 साल को जनाबे वाला सिर्फ 3 सेकंड में जो है उन सबको लुक़्मा अजल बना दिया गया। फिर जब आप थोड़ा सा और इसको गौर से देखें, ये 8 अगस्त को सिर्फ अगर आप 57 वकला, इनमें से अगर आप इनकी उम्र को छोड़ दें, वो चलो उनके वालिदैन की मेहनत थी, उन्होंने इनको पाला पोसा, मेहनत की, लेकिन उनका 20 से 30 साल हर किसी का एक्सपीरियंस था कानून और आहीन के मामलात में। बलूचिस्तान में ऐसे मायनाज कानूनदान माहिरीन बहुत कम पैदा होते हैं। 30 से 35 साल, किसी का 25 साल, अगर आप एवरेज भी लगा लें कि इनका जनाबे वाला अगर 20 से 25 साल इनकी जो है तजर्बा था, तो ऐसे समझे आहीन और कानून के मद में बलूचिस्तान को 1100 साल, 1100 साल का बलूचिस्तान को नुकसान हुआ है। कोई 20-30 साल का तजर्बा मामूली तजर्बा नहीं होता। जब एक वकील के साथ 20 से 25 से 30 साल का तजर्बा होता है, जब आप इस 30 से 25 साल के तजर्बे को इन सब का इज्तिमाई तौर पर देखेंगे, तो ये एक सूबे के 1100 साल का कानून और इल्म रखने वाले दिमागों का नुकसान। कौमें जब इतनी बारीक बीनी से अपने तकलीफ और मुश्किलात को देखने की कोशिश करते हैं, तो फिर वो कोशिश करेंगे कि आइंदा इस तरह का तकलीफ और मुश्किल, इस तरह के हादसात,
اس طرح کی جو ہے لوگوں کو جو ہے نقصان نہ ہو. جب ہم اس پروگرام میں گئے وکلا برادری پورے پاکستان سے آیا ہوا تھا. میرے لیے تو صرف شرم کی بات یہ تھی کہ میں ایک اسمبلی کا ممبر ہوں, بیٹھا ہوا ہوں, تو مجھے کسی بھی گورنمنٹ کی طرف سے, حکومت کی طرف سے کسی نے بھی ایک تقریب بھی 8 اگست کے شہداء کے حوالے سے منعقد نہیں کیا. یعنی کسی صوبے کے 3200 سال ایک لقمہ اجل بن جائیں ایک بم دھماکے میں, 1100 سال 1100 سال کے دماغ, آئین اور قانون سے بھرے دماغ یا تجربہ جو ہے وہ لقمہ اجل بن جائے 1 منٹ کے بم دھماکے میں. اور اس کے بعد صوبائی حکومت ہر سال کم از کم اس حوالے سے اس کو ایک بہت بڑا تعزیتی ریفرنس منعقد کرنا چاہیے تھا. ایک بات ہوتی ہے, اس کو کہتے ہیں اجتہاد, معاملات کو سمجھنے کے لیے کہ اب سے جو غلطیاں کوتاہیاں ہوتی ہیں یا بہت سی چیزیں ہم برابر کرنا چاہتے ہیں, تو کم از کم ہر سال 8 اگست کے حوالے سے حکومت کو ایک مکالمہ کرنا چاہیے تھا کہ بلوچستان سے یہ خوف کے اندھیرے کیوں ختم نہیں ہو رہے, یہ خوف کے بادل بلوچستان سے کیوں نہیں جٹ رہے ہیں, یہ خون خرابے کی جو بلوچستان میں ہر روز سڑکوں پر گری ہوئی لاشیں ہیں, خون کے دبے ہیں, یہ کیوں کم نہیں ہو رہے ہیں. لہذا 8 اگست کو یوم مکالمہ کرتے ہیں کہ اس کے بعد بلوچستان کا کوئی اور دماغ, کوئی اور لاش, بلوچستان میں کوئی اور اس طرح کا حادثہ رونما نہ ہو. لیکن افسوس کی بات ہے جناب والا, لال محمد کاکڑ صاحب نے, ڈاکٹر لال محمد کاکڑ صاحب نے, ان کے بھائی باز محمد کاکڑ فاؤنڈیشن کے, انہوں نے پورے پاکستان سے سارے وکلا برادری کے سینئر وکلا کو بلایا تھا, اپنے خرچے پہ اپنے توسط سے یہاں پر ایک تعزیتی ریفرنس منعقد کیا, اور وہ ایک مکالمے کی شکل تھی جس میں تمام سیاسی جماعتیں بھی تھی, تمام اکابرین بھی تھے, وکلا بھی تھے, سول سوسائٹی کے بھی لوگ تھے. اسی طرح دوسرے دن میں خود احتراماً بلوچستان ہائی کورٹ میں جب انہوں نے ایک ریفرنس منعقد کیا تو اگلے دن صبح کے وقت میں وہاں پہ بھی گیا تاکہ میں وکلا کی وہ باتیں تو سن لوں جو وہ حکومت بلوچستان کو یا کسی حکومت پاکستان کو یا ریاست کو پہنچانا چاہتی ہیں. مجھے پتا تھا کوئی نہیں سننے والا آئے گا, لیکن کم از کم ایک ذمہ دار شخص کی حیثیت سے میں اور کچھ نہیں کر سکتا ہوں, ان کی باتیں سن کر اسمبلی میں تو لے آؤں. اور اس دن جب میں نے ان کی باتیں سنی, میں یہ قرارداد اسی توسط سے لے آیا کہ وہاں پر جب 8 اگست 2016 کا واقعہ ہوا تو جناب والا آئین کے آرٹیکل 184, اگر آپ کہتے ہیں میں پڑھوں گا, یہ اختیار ہے سپریم کورٹ کا, آئین کے آرٹیکل 184(3) کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے اس وقت کے جو چیف جسٹس تھے جناب انور ظہیر جمالی صاحب نے ایک کمیشن کی تشکیل کی جس کو کوئٹہ کمیشن کا نام دیا گیا, اور اس کمیشن کی سربراہی کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا نام تجویز کیا گیا, ان کو نامزد کیا گیا. گو کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے شروع سے ہی اٹارنی جنرل تھے, انہوں نے اس کی مخالفت کی. بہت سی وجوہات تھیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے جو ہیں ذاتی طور پر ان وکلا کے ساتھ تعلق ہیں, مراسم ہیں, ان کی ہمدردیاں ہیں, اور اس نے ان کو خط لکھا ہوا ان کے خاندان کے لوگوں کو. لیکن خیر ان تمام چیزوں سے قطع نظر, قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی اس کمیشن نے تقریباً 56 روز تک کوئی 50 کے قریب افراد کے جو ہیں وہ رپورٹس یا ان کے گفت و شنید یا ان کے جو ہے معلومات جو ہیں وہ قلم بند کی. یعنی 56 روز میں یہ رپورٹ کمیشن نے جو ہے یہ مکمل کیا, اور یہ رپورٹ کی کاپی میرے پاس اردو اور انگریزی دونوں میں موجود ہے. جب یہ رپورٹ کی تشکیل ہو رہی تھی کوئٹہ کمیشن کی, میرا بالخصوص ضیاء جان میرے چھوٹے بھائی ہیں, اگر وہ غور سے ذرا سن لیں, اس کا تعلق امن و امان سے بہت زیادہ ہے. کوئٹہ کمیشن کا رپورٹ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا, وہ رپورٹ جب اس نے بنایا ہے شروع سے, تو اس میں بلوچستان کا ایک بہت ہی اندوناک خاکہ پیش کیا گیا ہے. یہ بہت دور کی بات نہیں ہے, یہ ماضی قریب ہے. ایک ہوتا ہے ماضی بعید, آپ تو اردو لٹریچر پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں, ایک ہوتا ہے ماضی قریب. ماضی قریب یہ ہے کہ 2016 ابھی تک ہمارے ذہنوں میں زندہ ہے. ابھی بھی اگر جائیں سول ہاسپٹل میں بم دھماکے کے وہ نشانات یا اس کے جو ہیں وہ سیاہی یا اس کے وہ جو جل بسم ہوئے ہو سکتا ہے کہ لاشوں کے کبھی آپ کو ٹکڑے بھی وہاں پر مل جائیں. تو 2016 کے بعد جب انہوں نے یہ رپورٹ تشکیل دی, میں تھوڑا سا اس کو انگریزی میں اگر آپ کہیں انگریزی میں اردو میں پڑھوں گا, یہ انتہائی اہمیت کا عامل تھا. اس نے بلوچستان کے سارے, اس نے ہاسپٹل سے اس کو شروع کیا کہ ایک ہاسپٹل میں جب بلال قاسی صاحب کی شہادت ہوئی, جب یہ وکلا گئے تو حکومت نے کیا انتظامات کیے تھے وہ آپ اگر دیکھیں جناب والا, ناقابل گفتہ, ناقابل بیان حد تک انسان کو افسوس ہوتا ہے
कि हुकूमत बलूचिस्तान और मौक़िफ़ पुलिस की तरफ से इस वक्त कोई इंतजामात नहीं किए गए थे। जब बम धमाका होता है, जब यहाँ पर लाशें गिरी होती हैं, बलूचिस्तान के 3200 साल की जिंदगी जब बसम होती है, मैं 64 या 57 वकला नहीं गिनता हूँ, मैं बलूचिस्तान के 3200 साल को जब एक लम्हे में बसम किया जाता है, तो उस वक्त सिविल हॉस्पिटल में डॉक्टर्स ड्यूटी पे गैर हाजिर, नर्सेज गैर हाजिर, सिविल हॉस्पिटल जो सन्नेमन हॉस्पिटल जिसको कहा जाता है, इस हॉस्पिटल में कोई भी ऐसी सहूलियात उस वक्त नहीं थी कि आप बलूचिस्तान के 3200 साल की इस मेहनत को किसी न किसी तरीके से बचा लेते। एक दो डॉक्टर साहिबान की उस वक्त तस्वीरें मेरे ख्याल आपने देखी होंगी, वो सामने उस वक्त आए और उन्होंने जो है इन गिरी हुई इंसानों को, इन गिरे हुए इंसानों को, वकला को, इस बम धमाके में मुतासिर होने वाले शहरियों को, वेलकम मिस्टर स्पीकर, इनको बचाने की कोशिश की, लेकिन एक खातून डॉक्टर या चंद एक स्टाफ या खुद जो वकला साहिबान हैं वो अपने दोस्तों को कहाँ ले जाते। और इस रिपोर्ट में बहुत ही तकलीफ दे बात की गई है जनाब वाला, दुनिया के किसी भी मुल्क में किसी भी खित्ते में ऐसा नहीं होता कि वहाँ पर इंसान जो हैं वहाँ बम धमाके से जख्मी पड़े हुए हैं और उनकी अक्सर की अमवात बुनियादी इलाज न होने के बायस हुआ। दूसरी बात यह है कि ज्यादा खून बह जाने के बायस हुआ। तीसरी बात यह है कि डॉक्टरों की गैर हाजिरी की वजह से हुआ। चौथी बात यह है कि हॉस्पिटल में एक अच्छा निज़ाम, मैं बेहतर निज़ाम या बेहतरीन निज़ाम की बात नहीं करता, या फर्स्ट एड के हवाले से अदम सहूलियात की बुनियाद पर हुआ। ये उस फाइंडिंग की, उस कमीशन की जनाब वाला फाइंडिंग है, उसके हवाले से। दूसरी बात यह है कि उन्होंने लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज, जिसको पुलिस कहते हैं, उन्होंने पुलिस और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के हवाले से इस रिपोर्ट में कहा है कि एक तो यह है कि बलूचिस्तान में प्रोफेशनलिज्म नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। यहाँ पर रिश्तेदारी, ताल्लुकदारी और बाकी जो है मनपसंद अफराद को जो है इस तरह तैनात किया जाता है, लिहाजा जो लॉ एंड ऑर्डर है या जो हमारे जो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज हैं उनकी कारकर्दगी ना होने के बराबर है। एक तो तरफ से बम धमाका हुआ, दूसरी तरफ से फायरिंग की गई। अब वाई फायरिंग भी की गई, पता नहीं सामने फायरिंग की गई, बजाय कि आप मामलात को समझे। लिहाजा इस रिपोर्ट में बलूचिस्तान के लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की प्रोफेशनलिज्म पे सीरियस सवाल उठाया गया है। तीसरी बात यह है कि उन्होंने हुकूमत बलूचिस्तान के हवाले से बड़े संजीदा से सवाल उठाए इस कमीशन, और वो मसाइल अभी तक मौजूद है। मैं इस कमीशन का जिक्र क्यों कर रहा हूं, क्योंकि जब मैं हाई कोर्ट, बलूचिस्तान हाई कोर्ट में 8 तारीख की सुबह जब गया, वहां पर उनके उस फंक्शन में पूरे बलूचिस्तान से, पाकिस्तान से मोअज़्ज़िज़ वकला साहिबान आए थे, बार का था, जो हमारे नौमंतखब चीफ जस्टिस साहब हैं बलूचिस्तान हाई कोर्ट के, उन्होंने खिताब किया, साबिका चीफ जस्टिस ने। तो ये उनकी बातें हैं। मैं समझता हूं कि अगर ये हुकूमत को सुननी चाहिए थे, वहां पर आके नहीं सुना है। मैं बहैसियत एक जिम्मेदार पार्लियामेंटेरियन के शहरी के जो मैंने सुनी, मैं बयान करना चाहता हूं। अक्सरियत का सवाल यही था कि जस्टिस काजी फाइज ईसा की रिपोर्ट पर अमल दरामद क्यों नहीं हुआ। अगर कोई रिपोर्ट पढ़ेगा तो उस पर अमल दरामद करेगा। जब इस हुकूमत में कोई पढ़ने वाला ही नहीं है, देखने वाला नहीं है, समझने वाला है नहीं है, तो अमल दरामद कैसे करेगा। इसमें तीसरी जो बलूचिस्तान हुकूमत के हवाले से, उसमें वफाकी इदारों पर उस वक्त के वजीर दाखिला जो फेडरल थे उसके हवाले से बड़े सवालात उठाए गए हैं। मैं आखिर में आता हूँ जनाब वाला, मैं आज तवील नहीं करना चाहता। मैं नहीं चाहता कि हमारे ये गम कभी भी बलूचिस्तान के सीने से, बलूचिस्तान के लोगों के दिलो दिमाग से कभी भी ख़त्म नहीं हो सकता। अगस्त के महीने में काफ़ी ऐसे दिन आते हैं जो बलूचिस्तान के लोगों के सीने पर हमेशा के लिए अब नक्श हो गए। लेकिन ये एक ऐसा सदमा है, अगर इस सदमे को बुनियाद बनाकर हम बलूचिस्तान को दुरुस्त सिमत की तरफ ले जा सकते हैं, ताकि इस तरह का कोई और सदमा, इस तरह का और सानिया बलूचिस्तान में रूनुमा ना हो। लेकिन हो रहे हैं तसल्लुल के साथ। अभी मेरे मुवक्किल दोस्त ने कुछ देर पहले ही जिक्र किया, ये बलूचिस्तान में एक जो साइकिल है, विशेष साइकिल है टेररिज्म का, दहशतगर्दी का, तखरीबकारी का, बदअमनी का, ये बहुत संजीदा मकालमा चाहता है। और ये मकालमा आप देख रहे हैं किसके साथ करें। ये बलूचिस्तान की असम्बली है, ये मकालमा इन खाली कुर्सियों के साथ मैं हर वक्त करता रहता हूँ और मैं करूँगा जब तक हमारा मुद्दत है, हम ये करेंगे। सिफारिशात में बहुत अहम सिफारिशात उन्होंने इसमें मुरतब की हैं। मुझे यकीन है, क्योंकि जिस दिन मैंने एक जो अहम सबसे बात उन्होंने बात उस वक्त उठाई थी, 1 अगस्त 2023 को, 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 1 अ
आज से तकरीबन समझे 5 साल पहले, 5 साल से भी ज़्यादा हो गए, 6-7 साल का अरसा हो गया, ये रिपोर्ट सामने आई है। उसमें एक बात की थी कि बलूचिस्तान में एक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री तो कम से कम कायम होनी चाहिए थी, क्योंकि इससे पहले दहशतगर्दी के बलूचिस्तान में काफ़ी वाक़यात हुए थे। शाह नूरानी में हुआ है, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे और बाकी जगहों पर हुआ था। तो उन्होंने इसका लिंक जोड़ा है कि अगर बलूचिस्तान में फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री वक्त पे कायम की जाती तो उस वक्त जो दहशतगर्द मारे गए थे, पकड़े गए थे या किसी निशानात थे, तो शायद इस हादसे को रोका जा सकता था। लिहाजा बलूचिस्तान में जल्द अज जल्द एक फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री, जदीद फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री जो है वो कायम होनी चाहिए। बदकिस्मती देखिए, आज तकरीबन फिर 6 साल 7 साल का अरसा गुजरा, सुप्रीम कोर्ट की अहम सिफारिश जो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के हवाले से उस पर अमल दरामद नहीं हुआ। मेरी बहन शकीला नवीद ने एक मसले की जानिब अभी तवज्जो दिलाई, एक मासूम बच्ची के साथ जिस तरह हैवानियत का मुजाहरा किया गया, काबिल अफसोस है। अब ये बच्ची के साथ इसको कानून के दायरे में जब ले जाया जाएगा, इस शख्स के खिलाफ शवाहिद कैसे जमा होंगे? वो फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के जरिए से, वो फॉरेंसिक रिपोर्ट्स की बुनियाद पर, वो एविडेंसेस की बुनियाद पर होते हैं। कानून कभी भी तकरीर, तहरीर और जज्बात की बुनियाद पर फैसले नहीं करता। तो लिहाजा जब कल इस बच्ची का केस भी जाएगा या इस तरह की और बच्ची और बच्चियों के रेप के केसेस भी जाएंगे, तो वो फॉरेंसिक लेबॉर्ट्री के लिए जनाब वाला इस वक्त भी, शायद मेरे छोटे भाई ज़ियास लांगव साहब मुझे इसकी मुझे तस्दीक भी कर लें कि इस वक्त कोई भी केस हुकूमत बलूचिस्तान का इस तरह का होता है जिसमें कोई भी केस हो, चाहे वो साने का हो, हादसे का हो, रेप का हो, वो भेजा जाता है लॉ डिपार्टमेंट को, लॉ एंड जस्टिस डिपार्टमेंट को और इनके वजारत दाखिला को। वजारत दाखिला 30,000 रुपए के चेक के साथ भेज देता है इसको लाहौर, वहां पर कि ये आप इसकी फॉरेंसिक जो है हमें रिपोर्ट बनाकर भेज दें। अब आप 30,000 रुपए भेज रहे हैं, लेकिन एक क्रिमिनल जिसने इतनी बड़ी कार्रवाई की है, अगर वो 30 लाख रुपए उठाकर उधर पहुंच जाए, वो सारे रिपोर्ट को अपनी मर्जी से तब्दील भी करवा सकता है। प्रॉब्लम कहां इस सोसाइटी में हो रहा है? अगर वहां तक, लाहौर तक वो न जाए, जब वो रिपोर्ट वापस आएगा, वो मोकमे में किसी भी सतह पर इसमें तब्दीली हो सकती है। यानी जब आप इस मुल्क में फॉरेंसिक के हवाले से या रिपोर्ट्स के हवाले से या तहकीकात के हवाले से जब आपके पास मैकेनिज्म ही नहीं है, इदारे ही नहीं है, इतना बड़ा कॉस्ट भी इसका नहीं है, ये जनाब वाला काजी फाइज ईसा साहब की एक अहम रिकमेंडेशन थी। इसके बाद जाए वकुआ वगैरह जो इंसिडेंट्स होते हैं, इनके हवाले से कहा था कि किस तरीके से सेव किया जाए, प्रोफेशनल इनकी ट्रेनिंग की जाए, कंपनसेशन की बात की गई थी, इंतहा पसंदी का इंसदादी बयानिया है, काउंटर टेररिज्म नैरेटिव है, उसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि दहशतगर्द और तखरीबकारों के साथ हुकूमत और हुकूमती इदारों के मेल जोल ताल्लुक या उनके जो है सिस्टमेटिक सपोर्ट को कैसे ख़त्म किया जा सकता है, इसका जिक्र किया गया है। तालीमी इदारों का, तीसरे जगहों का किया गया है, सरहदों के हवाले से किया गया है। मुझे अफसोस इस बात का है कि 8 अगस्त को होना तो ये चाहिए था कि इस असम्बली में अगस्त के 9 तारीख को हमारा इजलास हुआ था, हमें एक रिपोर्ट पेश की जाती कि सालाना रिपोर्ट है 8 अगस्त के हवाले से कि उस पर क्या इम्प्लीमेंटेशन हुई, क्या नहीं हुई। इसके बाद जब उन्होंने एक और इम्पोर्टेंट बात की है, वो जनाब वाला मैं चाहता हूं कि आपके सामने रखूं। उसमें उन्होंने इख्तितामिया में ये बात की है कि ये मुल्क ऐसे लोगों ने बनाया था, या आखिरी एक पैरा है उसका, ये मुल्क ऐसे लोगों ने बनाया था जो बर्रसगीर के मुसलमानों की हालत में बेहतरी और अकीदे के लोगों की आज़ादी को बरकरार रखना चाहते थे। बदकिस्मती से इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त का पैगाम मुनाफिकीन और इंतहा पसंदों ने बिगाड़, सबूताज कर दिया, जिसे मुस्तरद करने की ज़रूरत है। इत्तेहाद, ईमान और नज़्म ज़ब्त के बुनियादी पैगाम पर दोबारा से अमल करने की ज़रूरत है। ऐसा करने से हम बुनियादी आज़ादियों के हिफाजत को यकीनी बना सकेंगे। एक जज का पैराग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट होता है आखिर में, बुनियादी हकूक़ का लफ्ज़ उन्होंने इस्तेमाल किया है, ये चैप्टर 2 हिस्सा 2 है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, उसको कहते हैं इंसानी हकूक़ का। जब इंसानी हकूक़ का एहतराम होगा जनाब वाला, उस माशरे से दहशतगर्दी, तखरीबकारी ख़त्म होगी, जब कानून की बालादस्ती और आइन की बालादस्ती। दूसरी बात यह है कि ये वकला जो शहीद हुए, ये वो वकला थे जो आइन और कानून की बालादस्ती की बात कर रहे थे। तकलीफ इस बात की होती है कि आइन और कानून की बालादस्ती की बात करने वाले इस आइन और कानून को की तदवीन और तश्कील हम करते हैं, लेजिस्लेटर्स करते हैं, पार्लियामेंटेरियंस करते हैं, लेकिन इसका जब अमल दरामद के वक्त आता है
इन्हीं वकला साहिबान में से अक्सर लोग सारा दिन ही अपने कांधों पे इसको उठाए हुए आला अदालतों में, अदालत उज़्मा में, ज़ेली अदालतों में खड़े होते हैं, आहीन की इस हिफाजत की बात करते हैं, आहीन पर अमल दरामद की बात करते हैं, कानून पर अमल दरामद की बात करते हैं। अफसोस कि आईन और कानून की सारी जिंदगी 30-30 साल तक आईन को अपने कंधों पर उठाने वाले वकला आज आईन और कानून के तहत इंसाफ से महरूम है। उनके बच्चे, उनके खानदान, उनके दोस्त, आज भी वकला में सबसे ज्यादा तशवीश पाया जाता है, खौफ और रास है। आज भी बलूचिस्तान में डॉक्टर सबसे ज्यादा खौफ और रास का शिकार है। आज भी बलूचिस्तान में इंसानी हकूक के मुहाफिज या ह्यूमन राइट्स डिफेंडर सबसे ज्यादा अपने आप को गैर महफूज समझते हैं। आज भी सियासी कारकुन, समाजी कारकुन बलूचिस्तान में अपने आप को सबसे ज्यादा गैर महफूज समझते हैं। ये वो लोग हैं जो आईन और कानून की बालादस्ती की बात करते हैं। यानी इस मुल्क में आईन और कानून की बालादस्ती करने वाले लोग सबसे ज्यादा खतरात से दो चार है। मैं तो हैरान हूं, दुनिया में सबसे ज्यादा महफूज तो इनको होना चाहिए था। ये दुनिया में पता नहीं इस मुल्क में क्या कानून है। मैं समझता हूं इस करारदाद के साथ मैं कुछ सिफारिशात भी आपको देना चाहता हूं, इसलिए कि अगर हम चाहते हैं कि हमारी समाज में, हमारी सोसाइटी में कुछ चीजें जो है हमेशा हमारे लोग इनसे सबक सीखें और ये हमारे माशरे में कायम रहें। मैं ये समझता हूं जनाब वाला 8 अगस्त का दिन जो शोदा है बलूचिस्तान के वकला के हवाले से है, जिसमें मकुरान से लेकर चमन तक, जोब से लेकर वो आपके तफ्तान तक वकला बरादरी के किसी न किसी डिस्ट्रिक्ट से, किसी न किसी तहसील से एक न एक वकील जो है शहीद हुआ है बिला तखसीस और बिला तफरीक। मैं ये समझता हूं कि जनाब वाला 8 अगस्त को सूबाई सतह पर स्कूल, यूनिवर्सिटी, दफातर और आपके तमाम जगहों पर यौम मकालमे के तौर पर मनाना चाहिए, यौम एहतसाब के तौर पर, यौम हिसाब किताब के तौर पर मनाना चाहिए कि आया बलूचिस्तान में एक साल में इस 8 अगस्त से उस 8 अगस्त तक अमन व अमान के हवाले से, कानून की बालादस्ती के हवाले से, आहीन की बालादस्ती के हवाले से, बुनियादी इंसानी हकूक के हवाले से उन वकला के उस मकसद को हम हासिल कर पाए या नहीं पाए। इसको एक प्रोविंशियली कम अज़ कम इसको हमारा एक दिन होना चाहिए ताकि सिर्फ वकला बरादरी हाई कोर्ट में जो है वो आके इसको न मनाएं। ये पूरे बलूचिस्तान के शोदा हैं, इनका दिन तो कम अज़ कम बिला तफरीक और बिला तखसीस हुकूमत बलूचिस्तान को जो है नोटिफाई करना चाहिए कि 8 अगस्त वो एक कौमी साना है। बिलखुसूस अगर पाकिस्तान की सतह पर मनाते हैं तो अच्छी बात, हम बलूचिस्तान की सतह पर इसको बलूचिस्तान का कौमी साना समझकर इसको जो है हर साल इसका मजलिस मुनक्किद करें, ताज़ियती रेफरेंस मुनक्किद करें। मेरा तजर्बा है, मैंने दुनिया में जहाँ पे भी देखा है, जहाँ कौमें मुश्किलात से गुजरती हैं वो अपनी तकलीफ और मुश्किल के लम्हात को भी अपनी तारीख में जब्त कर लेते हैं। हमारे यहाँ जब आप सिलेबस खोलें, अलिफ अनार बे बकरी है, ये अच्छी बात है, आप अपने बच्चों को अलिफ अनार और बे बकरी से शुरू करवाएं। लेकिन जब आपका बच्चा 5 से 6 और 7 साल का होता है, जब वो आपके मुस्तकबिल का मुमार है, लीडर है, आपके मुस्तकबिल का माशरे के समान भाग दौड़ उसको संभालनी है, उसको थोड़े से माजी में भी ले जाएं। आपको कम से कम प्राइमरी सतह पर, मिडल की सतह पर, मैट्रिक की सतह पर, FSC की सतह पर बलूचिस्तान में जो तमाम हादसात हुए हैं, जिनमें 8 अगस्त का भी हादसा शामिल है, 26 अगस्त का भी हादसा शामिल है, इसी तरह बलूचिस्तान में और जो बड़े हादसात हुए हैं बलूचिस्तान में, इनको आप बलूचिस्तान के सिलेबस का हिस्सा बनाएं। बच्चों को ये बताएं कि हम जब हुक्मरानी पे फाइज थे, हमारे ये लोग, उनसे ये गलतियां सरजद हुई, या तारीख के इस दौर में हमारे सूबे में इस तरह का खून खराबा हुआ, हमारे यहाँ इस तरह लाशें गिराई गई। लिहाजा आप जब क़यादत संभालोगे या आप इस मुल्क की बागदौड़ संभालोगे तो आपने किस तरीके से इन चीज़ों से निमटना है। हमने अपने बच्चों की तरबियत शुरू से ही करनी होगी ताकि वो हमारे मामलात को कम से कम हमारी माजी को भूल न जाए। तीसरी बात यह है जनाब वाला, इसको कैरिकुलम और सिलेबस में आपने डाला। इस वक्त जो खौफ और इरास का आलम है सूबे में, वो आप खुद देख रहे हैं। इस अगस्त के महीने में बहुत से लोग अब अपने घरों से भी नहीं निकलते हैं। बलूचिस्तान में रिकंसिलिएशन की बात हो गई, बलूचिस्तान में बहुत बड़े दावे किए गए, लेकिन रिकंसिलिएशन कैसे आएगा इस सूबे में जब रिकंसिलिएशन के हवाले से वो इकदामात आप नहीं करेंगे। मैं उस दिन वकला के उस मजलिस में 8 अगस्त के जब बैठा हुआ था बलूचिस्तान हाई कोर्ट में, वहां पर उन्होंने एक करारदाद पास की। ये करारदाद यहां पर मंजूर होना चाहिए था। उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में मावराए आहीन, मावराए कानून कत्ल के जो वाक़यात में शदीद इजाफा हुआ है। ये वहाँ पर मुअज़्ज़िज़ जज साहिबान, मुअज़्ज़िज़ वकला और बार के तरफ से ये जनाब वाला एक पैगाम था जो मैं खुद समझ सका।
اس میں اگر میں غلط تو نہیں سمجھاؤں گا, اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جس طرح اختر لنگم صاحب نے تھوڑی دیر پہلے کہا کہ 10 نامعلوم لاشیں لے جائیں جاتی دفنائی جاتی ہیں, 5 لوگ اچانک سے شام کو خبر آ جاتی ہے صبح مر گئے, اور الفیہ کہتا ہوں کہ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کی نام تک کیوں نہیں دیتے, ان کی تصویریں تو دے دیں. میں کل جب خاران میں تھا ایک جگہ تعزیت پہ گیا تو ہمارے دوست بھائی تھے, ان کے بچے بھی اسی طرح لاپتہ ہیں, تو مجھے کہتا ہے کہ جب اس طرح کے خبر آتے ہیں, میں کہتا ہوں الفیہ ہمارے گھر میں ماتم ہے, صف ماتم بچ جاتا ہے, پتہ نہیں کس گھر میں کس کے بچوں کی خبر آئے گی کہ وہ جو ہیں ان کی تصویریں یا نام ہے, کم از کم نام تو دے دیں, ہمیں تسلی سے ہو جائے گی کہ ہمارے بچے ابھی تک لاپتہ تو ہیں لیکن محفوظ تو ہیں. تو میں حکومت سے یہ اپیل کرتا ہوں, یہ مطالبہ کرتا ہوں کہ بلوچستان میں جو ماورا قتل کے حوالے سے بلوچستان ہائی کورٹ یا بلوچستان کی معزز عدالت نے اس طرح کا ایک نوٹس لیا ہے, قرارداد پیش کی ہے, کم از کم اس پہ اگر آپ اس اسمبلی میں ہمیں بریف نہیں کر سکتے, آپ ان کیمرہ سیشن میں بتائیں کہ بلوچستان میں آنے والے دنوں میں کس طرف آلات جا رہے ہیں. ہم سے جب لوگ سوال پوچھتے ہیں ہم لوگوں کو کیا جواب دیں کہ ایک ایسے صوبے میں جس کو ہم خوشحالی کی طرف, خوشی کی طرف, ترقی کی طرف لے جانے کی بڑے بڑے دعوے ہو رہے ہوں, وہاں پر بلوچستان کا امیج پوری دنیا میں خبروں میں جو ہے نامعلوم لاشوں کی تدفین کے حوالے سے آ رہی ہو, یہ ایک اچھا میسج نہیں ہے, یہ ایک اچھا خبر نہیں ہے. تو میں جناب اسپیکر مشکور ہوں آپ کا. میں امید کرتا ہوں یہاں جتنے دوست بیٹھے ہوئے ہیں وہ 8 اگست کے اس قرارداد کو ان ترامیم کے ساتھ منظور کریں گے, جس میں نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ 8 اگست کو صوبائی سطح پر ہمیشہ سے جو ہے وہ منعقد کیا جانا چاہیے. بلوچستان کے سلیبس میں بلوچستان کے اہم حادثات اور واقعات اور اس طرح کے سانحات کو شامل کیا جانا چاہیے, اور بلوچستان میں جو جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی جو رپورٹ ہے کمیشن کی, کوئٹہ کمیشن کی رپورٹ ہے, اس پر عمل درآمد کے حوالے سے ایک مفصل رپورٹ جو ہے وہ اس اسمبلی میں پیش کیا جانا چاہیے. شکریہ جناب اسپیکر. شکریہ ثنا بلوچ صاحب. جی زیر صاحب بات کر لیں پھر مینگل صاحب. بڑا اہم روزنامہ قدرت کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ابھی یوٹیوب چینل پہ سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر بھی کلک کریں.